गुजरात के द्वारका में किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिलने के आरोपों पर बीजेपी सांसद ने अधिकारी को खूब फटकारा। किसानों ने इल्जाम लगाया कि उन्हें उनकी जमीन का मुआवजा दिए बिना ही उस पर सरकारी काम शुरू कर दिया गया, जिसके बाद इलाके की सांसद पूनमबेन माडम ने अधिकारी को किसानों के सामने ही डांटना शुरू कर दिया। Very sad, very disappointed. Totally disappointed in you. I thought you were a very fine officer who would go by the books, who would go by ethics. I'm very disappointed in you. यही नहीं, सांसद ने अधिकारी को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए नियम भी याद दिलाए। लेकिन consent is what according to you? It's on paper, right? Or in principle? Sure. हालांकि इस दौरान अधिकारी ने अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन पूनमबेन मैडम इतने गुस्से में थीं कि उन्होंने अधिकारी की एक नहीं सुनी। No, you're not at all ethical today. Ask this question to yourself. I do not want to publicly debate this and put you down because I sort of respect your position. सांसद के अधिकारी पर बरसने से पहले किसानों ने उन्हें पूरी बात बताई थी, जिसके बाद उन्होंने उनकी शिकायत पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। मामले से जुड़े अधिकारी को तुरंत किसानों के सामने बुलाया गया और सांसद ने उसे सरेआम लताड़ा। It means you misuse your powers. You take a consent in return. तमें मैंने क्यों जो consent ली दूँ? Consent is never vocal. Consent is never vocal. Show it to me on papers. यही नहीं, पूनमबेन मैडम ने यह भी जता दिया कि वो किसानों को किसी कीमत पर परेशान नहीं होने देंगी। Why are you terrorizing my farmers? What is going on here? No, what is the reason? They are all here in front of you. હવે તમે અત્યારે શું કરવાના છો? मुद्दा किसानों की जमीन के बदले उन्हें मुआवजा देने का था, जिसमें गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर सांसद का पारा चढ़ गया। स्वाभाविक एक बात है कि सरकारी अधिकारी अगर जनता की बात न सुने तो सांसद या विधायक का ऐसे अफसरों पर बरसना जायज है। वो जनता के ही प्रतिनिधि हैं, इसलिए हम लोग अपने जनप्रतिनिधियों से उम्मीद भी यही करते हैं कि वो हमारी तकलीफ सुने और उसे दूर करें। गुजरात के जामनगर से सांसद पूनम माडम के पास भी लोग इसी उम्मीद से गए थे। लोगों को जिस अधिकारी से दिक्कत थी उसको सांसद ने पब्लिक के बीच ही खूब फटकारा। इससे लोगों का गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन जो असल समस्या थी कि किसानों को जमीन का मुआवजा नहीं मिला, इस समस्या को हल करने की जिम्मेदारी भी सांसद को ही उठानी पड़ेगी। इसके लिए जरूरी है कि वो उस अधिकारी से पूछें कि आगे क्या हुआ। जरूरत पड़े तो उससे बड़े अधिकारी से भी बात की जाए। नौकरशाही के साथ एक दिक्कत यह है कि वो जनता के प्रति खुद को सीधे तौर पर जवाबदेह नहीं मानती। उसे लोगों के गुस्से की भी परवाह नहीं होती, क्योंकि अफसरों को वोट तो मांगना नहीं पड़ता। वोट की ताकत हम लोग अपने जनप्रतिनिधि के हवाले करते हैं, तो हमारी भलाई के लिए उस ताकत का इस्तेमाल तो नेता को करना ही चाहिए। अक्सर होता यही है कि जनता के सामने तो जनप्रतिनिधि अफसरों को खरी खोटी सुना देते हैं और फिर भूल जाते हैं। कई बार सांसद विधायक के ऐसे तेवर जनता पर ही भारी पड़ते हैं, क्योंकि फटकार सुनकर अफसरों के ईगो को ठेस लगती है। अब वो सांसद या विधायक को तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, लिहाजा सारी कसर शिकायत करने वाली जनता पर ही निकालते हैं। ऐसा ना हो, इसलिए भी जरूरी है कि कोई नेता जिस मुद्दे पर किसी अफसर को फटकार लगाए उस मुद्दे को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभाए। ये ना हो कि कैमरे जब हट जाएं तो मुद्दा भी भुला दिया जाए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार की रिपोर्ट है कि ISI जम्मू कश्मीर में सर्दियों से पहले आतंकियों की घुसपैठ की प्लानिंग बना रहा है। इसके लिए उसने 27 फरवरी को POK के मुजफ्फराबाद में आतंकी संगठनों के साथ एक बैठक की, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाहुद्दीन, POK में आतंकी लॉन्च पैड के 32 कमांडरों समेत कई आतंकी संगठनों के बड़े कमांडर भी शामिल हुए। इस बैठक में घुसपैठ के लिए आतंकियों को संख्यारी कैंप में 3 हफ्तों की ट्रेनिंग देने की साजिश रची गई। यही नहीं, ISI ने सभी संगठनों से इस ट्रेनिंग कैंप में अपने 20-20 आतंकियों को तुरंत भेजने को कहा है। ट्रेनिंग की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सेना के अधिकारी मेजर नासिर पठान को दी गई। मुंबई के जुहू चौपाटी पर BMC की तरफ से तैनात किए गए मार्शल पर लोगों से मारपीट के आरोप लग रहे हैं। बिना मास्क के घूमने वालों पर नजर रखने और उन पर कार्रवाई के लिए मुंबई में जगह जगह मार्शल तैनात किए गए। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि ये मार्शल कार्रवाई करने के दौरान लोगों से मारपीट भी करते हैं। जुहू चौपाटी से कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में वहां तैनात कुछ मार्शल वहां घूमने आए कुछ लोगों से धक्का मुक्की करते दिखे, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया। आरोप है कि मास्क नहीं पहने होने पर ये मार्शल इन लोगों से बदतमीजी से पेश आए, जिस पर दोनों तरफ से हंगामा होने लगा। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग एक आदमी से मारपीट करते दिखाई दिए। आरोप है कि ये BMC के मार्शल थे। वीडियो सामने आने के बाद BMC की मेयर ने इस पर सफाई दी।
पुलिस के साथ तहकीकात किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, गलती लगती है तो उसको निकाल भी दिया जाता है। जिस वक्त ये सब वहां हो रहा था तभी वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। सौ बात की एक बात यह कि अपने साथ सरकारी कर्मचारियों के ऐसे सुलूक के लिए भी हम लोग ही जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग महामारी के दौर में मनमानी नहीं करते, हम अगर मास्क लगाने को अपनी जिम्मेदारी समझते, तो सरकार को इसके लिए मार्शल तैनात नहीं करने पड़ते। अब चाहे बीएमसी के मार्शल हों या फिर किसी शहर के पुलिस वाले, उनमें कुछ तो ऐसे जरूर मिलेंगे जो बदतमीजी को ही सुधार का हथियार समझते हैं। बीएमसी के कुछ मार्शलों ने गलत किया और उनको उनकी गलती की सजा भी मिलेगी, ऐसा भरोसा बीएमसी की मेयर ने दिया है। लेकिन इससे हम लोगों की मास्क ना पहनने की गलती तो माफ नहीं हो सकती। सरकार के शराफत से समझाने पर तो हमें मास्क की अहमियत समझ में नहीं आई। उम्मीद करते हैं कि कम से कम ये तस्वीरें देखकर हम सब सुधर जाएंगे और अपने साथ ऐसी नौबत नहीं आने देंगे। कोरोना की वजह से करीब 1 साल बाद हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों को हिदायत दी। न्यूज़ 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि संसद के बजट सत्र के बीच हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने सांसदों को कहा कि वो सदन में मौजूद रहें और ये भी हिदायत दी कि वहां अनुशासन का पालन करें। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि जिन नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनावों में ड्यूटी दी गई है उन्हें छूट दी जा सकती है, लेकिन बाकी सांसदों की संसद में मौजूदगी जरूरी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से यह भी अपील की कि वो देश में कोरोना का टीका लगाए जाने के अभियान को पूरा करने में अपना योगदान दें। कोरोना वायरस की वजह से बीजेपी संसदीय दल की बैठक 1 साल से नहीं हुई थी। आखिरी बैठक पिछले साल 17 मार्च को हुई थी। राजस्थान के सवाई माधोपुर से परेशान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां एक कॉलोनी के कुछ लोगों ने पानी की समस्या से परेशान होकर सड़क जाम कर दी। इन प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वो बीते कुछ वक्त से इतना परेशान है कि उन्हें पीने के पानी के लिए भी कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। और उनका आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत करने के बावजूद किसी ने उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिससे तंग आकर वो सड़क पर उतर आए। कुछ महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर सड़क पर खड़ी हो गईं। उन्होंने रास्ते को ब्लॉक करने के लिए वहां बड़े-बड़े पत्थर भी रख दिए। 1 महीने से हम पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, कृपया इसके खिलाफ एक्शन लें। लोगों के विरोध प्रदर्शन की वजह से सड़क के दोनों तरफ जैम लग गया, जिसमें एक स्कूल बस समेत तमाम गाड़ियां फंस गईं, लेकिन ये लोग वहां से हटने को राजी नहीं हुए। ऐसे में कुछ लोग मजबूरन यू टर्न लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। सौ बात की एक बात है कि पानी की ये परेशानी हम लोगों ने खुद पैदा की है। बारिश के पानी को इकट्ठा करना तो हम 1-2 पीढ़ी पहले ही भूल गए। हमारे पुरखों ने जो तालाब और कुएं खुदवाए थे उनको भी हमने बर्बाद कर दिया। हम लोगों को हैंडपंप, बोरवेल, ट्यूबवेल की तकनीक मिली तो जमीन के अंदर के पानी को भी मुफ्त का माल समझकर हम बेहिसाब बर्बाद करते रहे। हमने सोचा ही नहीं कि जब जमीन के अंदर का पानी खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे। हर साल गर्मी के मौसम में राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, करीब पूरे देश से ऐसी डरावनी तस्वीरें आती हैं कि लोगों को कीचड़ से पानी छान कर पीना पड़ रहा है और उसके लिए भी कई किलोमीटर धक्के खाने पड़ते हैं। ऐसी तस्वीरों को देखकर भी हम लोगों की आंखें नहीं खुली कि पानी बचाने के बारे में सोच सके। अब इस साल तो अभी होली भी नहीं आई और पानी के लिए मारामारी शुरू हो चुकी। हमको पानी मांगने के लिए सरकार और प्रशासन को लानत भेजने का भी कोई हक नहीं है, क्योंकि चुनाव में हम सिर्फ पानी का वादा सुनकर ही बावले हो जाते हैं। वोट देने से पहले पानी का वादा करने वालों से हमने कभी नहीं पूछा कि जमीन के नीचे का पानी हर साल तेजी से गिर रहा है और बारिश भगवान भरोसे है, तो फिर सबको पानी देने का वादा पूरा कैसे होगा। हम ये सवाल इसलिए नहीं पूछते क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं कोई पलटकर पानी बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही न डाल दे। हमको ये मानने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम बेहद गैर जिम्मेदार और नाकारा लोग हैं। हम लोगों को अपनी सोच पर अब तरस भी नहीं आता। हम अपने वारिसों के लिए जमीन जायदाद जुटाने में पूरी जिंदगी खपा देते हैं और तब भी ये भूल जाते हैं कि जब अपने लिए ही हमने पानी नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे। ऐसी बातें हमें जिन लोगों को कुछ ज्यादा कड़वी लगती हैं उनको ये जान लेना चाहिए कि राजस्थान के 2/3 ब्लॉक को जल संकट की वजह से 1 साल पहले ही डार्क जोन घोषित किया जा चुका है। तमिलनाडु से लेकर पंजाब तक का यही हाल। वैसे हमारी चिंता बढ़ाने के लिए इतना जान लेना भी काफी है कि हर साल देश में करीब 2 लाख लोग सिर्फ इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा। राजस्थान के कोटा में नाबालिग से हुए गैंगरेप के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। बीजेपी ने राज्य के कई शहरों में गैंगरेप की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन किए। कोटा में एक नाबालिग ने करीब 15 लोगों पर रेप का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था।
जिसके खिलाफ बीजेपी के नेता कोटा के सुकेत थाने के लिए पैदल मार्च पर निकल पड़े। मार्च बीजेपी विधायक की अगुवाई में निकला, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका की वजह से पुलिस का भी भारी इंतजाम रहा। सुकेत थाने के सामने पहुंचकर बीजेपी विधायक की पुलिस वालों से बहस शुरू हो गई। बीजेपी विधायक थाने के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। विधायक ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही बैठकर धरना शुरू कर दिया। आखिरकार 15 लोगों को थाने में जाने की इजाजत दी गई। हमारा इतना कहना है कि जितने लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया है सब पकड़ में आना चाहिए। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन भरतपुर में भी हुआ, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए मार्च करने लगे। कानून व्यवस्था संभालने में नाकामी का आरोप लगाते हुए कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शनकारी घंटों तक नारेबाजी करते रहे। वहीं जयपुर में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बीजेपी कार्यकर्ता पिछले 5 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी का ये प्रदर्शन 14 मार्च तक चलेगा। और राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर गुस्सा केवल सड़कों पर ही नहीं दिख रहा, बल्कि राजस्थान की विधानसभा में भी इस मुद्दे पर सरकार विपक्ष के निशाने पर रही, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि पिछले 10 दिन में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की गिनती तेजी से बढ़ी है। आरोपों के मुताबिक कोटा में नाबालिग को अगवा कर कई दिन तक 15 लोगों ने उसका रेप किया। 2 दिन पहले अलवर के एक थाने में पति के खिलाफ शिकायत करने पहुंची महिला के साथ बलात्कार का आरोप थानेदार पर ही लगा। झालावाड़ में नाबालिग को नशीली दवा पिलाकर 8 लोगों के रेप करने का मामला सामने आया। इसे एक दिन पहले ही टोंक में पहले एक लड़की के रेप और फिर मां बेटी को निर्वस्त्र करने की घटना सुर्खियों में आई। इसी हफ्ते जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में एक महिला की मौत हुई, जिसका बलात्कार करने के बाद उसे हनुमानगढ़ में जला दिया गया था। राजस्थान में 2020 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों के 32,000 मामले दर्ज किए गए थे। सौभाग्य की बात यह कि रेप की हर घटना, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, वो बर्बर ही होती है। महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए जरूरी है कि पूरा समाज, सारी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर ऐसी हर घटना का जमकर विरोध करें, ताकि बलात्कारियों को यह एहसास हो सके कि उनके लिए समाज में कहीं कोई जगह नहीं है। अफसोस कि ऐसा होता नहीं है। समाज के लोगों का खून तभी खौलता है जब रेप पीड़ित के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार हो जाती हैं। बाकी घटनाओं को तो हम लोगों ने सामान्य मान लिया, उसका विरोध करने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों पर छोड़ दी है। राजनीतिक पार्टियों के लिए रेप की घटनाओं पर आंदोलन भी विपक्ष की भूमिका निभाने का जरिया बन गई। ये किसी तरह का आरोप नहीं है, बल्कि लगातार यही दिख रहा है। यूपी में ऐसी कोई घटना हो तो रेप पीड़ित से लेकर आरोपी की जाति धर्म तक पर राजनीति शुरू हो जाती है, क्योंकि वहां विपक्षी दलों की संख्या ज्यादा है, वहां जाति धर्म की राजनीति होती रही। राजस्थान में ऐसी घटना हो तो विरोध करने की जिम्मेदारी बीजेपी संभालती है। क्यों भाई? महिला सुरक्षा अगर यूपी, बिहार या दूसरे राज्यों में सभी दलों के लिए चिंता का विषय है, तो राजस्थान में ऐसी घटनाओं पर बाकी पार्टियां चुप्पी क्यों साध लेती? विपक्षी दल महिलाओं के साथ बर्बरता के जिन आंकड़ों की दुहाई देकर दूसरे राज्यों में बवाल मचा देते हैं, वो इस शर्मनाक सच्चाई को नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं कि पिछले साल रेप की सबसे ज्यादा करीब 6,000 घटनाएं राजस्थान में हुई। वहां महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल ज्यादा गंभीर हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक दारोगा पर थाने में ही महिला का रेप करने का आरोप लगा था। 2 साल पहले वहां एक महिला पुलिसकर्मी की रेप के बाद हत्या हो गई थी। एक महिला का उसके पति के सामने गैंगरेप किया गया। ऐसी घटनाओं से तो यही संदेश जाता है कि कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लगा दिया, जिससे टीचर और दूसरा स्टाफ काफी देर तक अंदर ही फंसे रहे। काजी नसरुल यूनिवर्सिटी के ये छात्र फीस और रिजल्ट में देरी जैसे मुद्दों पर नाराज थे, जिसका हल नहीं निकलने पर वो यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर इकट्ठा हो गए और बाहर निकलने वाले रास्ते पर ताला लगा दिया। गेट बंद होने की वजह से यूनिवर्सिटी का स्टाफ अंदर ही फंस गया। गुस्साए छात्र भी ताला लगाकर गेट के बाहर ही बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। छात्रों ने मांगे नहीं माने जाने तक गेट नहीं खोलने देने की चेतावनी दे डाली। যখন অবধি আমাদের সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে না, আমরা এখান থেকে উঠবো না। छात्रों के इस प्रदर्शन की वजह से यूनिवर्सिटी का स्टाफ आधी रात तक वहीं फंसा रहा। आखिरकार छात्रों के तेवर देख यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उनकी मांगों पर एक लिखित भरोसा दिया, जिसके बाद उन्होंने ताला खोला और तब जाकर स्टाफ वहां से बाहर निकल पाया। सौभाग्य की बात है कि आसनसोल की काजी नसरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में पिछले 6 महीने से पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है। ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। ममता बनर्जी सरकार ने ही 9 साल पहले इसकी बुनियाद रखी थी और वहां टीएमसी के छात्र संगठन भी यूनिवर्सिटी प्रशासन को छात्र विरोधी बताकर हंगामा मचाया हुआ है।
कुछ दिन पहले भी आरोप लगा था कि काजी नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी कोरोना संकट में भी अनाप शनाप फीस वसूल रही है। इस बार वहां के छात्र यूनिवर्सिटी में पंजीकरण के नाम पर 400 रुपए फीस जमा करने के फरमान पर भड़क गए। छात्रों की नाराजगी वाजिब हो सकती है। फीस और समय से रिजल्ट घोषित करने की मांग पर आंदोलन करना भी छात्र संगठनों का हक है, लेकिन अपना गुस्सा निकालने के लिए यूनिवर्सिटी के टीचर और कर्मचारियों को बंधक बनाना शक्ति प्रदर्शन तो हो सकता है, इसे छात्र आंदोलन नहीं कहा जा सकता। यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों को इतना तो मालूम ही होगा कि फीस बढ़ाने या घटाने का फैसला टीचर या कर्मचारी नहीं करते। इसके लिए यूनिवर्सिटी में कुलपति हैं जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल की रजामंदी से ऐसे फैसले करते हैं। यूनिवर्सिटी का कोई फैसला अगर छात्रों को गलत लगता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और शिक्षकों को सजा देना भी गलत है। हरियाणा सरकार के खिलाफ विधानसभा में लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। न्यूज 18 के चमन पिलानिया की रिपोर्ट है कि कांग्रेस की ओर से 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 55 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के पक्ष में केवल 32 वोट पड़े और खट्टर सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। इससे पहले प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों की बात हुई और विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उन किसानों के बारे में नहीं सोच रही, जबकि खट्टर सरकार ने किसानों के साथ होने का भरोसा दिया। साथ ही सीएम ने आंदोलन खत्म करने पर भी जोर दिया और विपक्ष पर जोरदार हमला किया। विपक्ष के लोग कभी पूरी बात आखिर में हमारी सुनते नहीं थे। इस बार जो कि उनके लिए मजबूरी थी, उनको पूरा समय बैठना था। अविश्वास प्रस्ताव है वो औधे मुंह गिरा। साइलेंट किलर कही जा रही पनडुब्बी आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल होगी। कहा जा रहा है कि पूरी तरह से भारत में बनी ये अब तक की सबसे घातक और आधुनिक पनडुब्बी, जो कि दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए मुंबई के मझगांव डॉक पर शान से खड़ी नजर आई। नौसेना में जितनी भी सबमरीन है उनमें से सबसे घातक सबमरीन आईएनएस करंज आज भारतीय नौसेना में शामिल हो रही है। पूरी शानो शौकत के साथ सबसे हाईटेक पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया। नेवी के बैंड ने राष्ट्रगान की धुन बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और फिर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह, मुख्य अतिथि एडमिरल रिटायर्ड वीएस शेखावत के साथ पनडुब्बी पर पहुंच गए। पनडुब्बी पर मुख्य अतिथि ने प्लाक से पर्दा हटाया और इसी के साथ आईएनएस करंज भारतीय नौसेना में शामिल हो गई। इसके बाद मुख्य अतिथि और नौसेना प्रमुख ने पनडुब्बी का दौरा किया और नौसेना के बुलंद इरादे भी जाहिर कर दिए। We are watching China very carefully and we will do whatever is required to protect our maritime interests. बेड़े में शामिल हो जाने के बाद जब आईएनएस करंज के सामने तस्वीरें खिंचाने का वक्त आया तो नौसेना के अफसरों का जोश भी बिल्कुल हाई दिखा। आईएनएस करंज भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 की तीसरी पनडुब्बी है जिसे नेवी में शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 6 पनडुब्बियां भारत में बनाई जा रही हैं, जिनमें आईएनएस करंज का जलवा ऐसा है कि उसे साइलेंट किलर कहा जा रहा है, क्योंकि दावा है कि ये पनडुब्बी दुश्मन के रडार में आ ही नहीं पाई, जिससे समंदर के अंदर इसे भेद पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होगा। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है इसका सोनार सिस्टम, जो कि बेहद आधुनिक है। ये पनडुब्बी समंदर के अंदर 1100 फीट तक की गहराई में जा सकती है और 2 महीने तक पानी में रहकर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी माइन सिस्टम और टॉर्पीडो से लैस आईएनएस करंज की खासियत यह भी है कि ये पानी की सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है और पानी के अंदर तो ये रफ्तार इससे भी दुगनी हो जाती है। बिहार के बेतिया में आंगनबाड़ी में भर्ती के दौरान हंगामा हो गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब गांव वालों ने इसमें धांधली का आरोप लगाकर विरोध करना शुरू कर दिया, जिस पर लोग 2 पक्षों में बंट गए और एक दूसरे से मारपीट शुरू कर दी। देखते ही देखते उनके बीच जमकर लात और मुक्के चलने लगे। इस लड़ाई में कुछ लोग तो डंडे लेकर भी कूद पड़े, लेकिन हैरानी तब हुई जब पुलिस तमाशबीन बनी रही। लोग एक दूसरे को पीटते रहे और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर वहीं खड़ी रही। हद तो तब हो गई जब पुलिस वाले इस हंगामे को शांत कराने के बजाय अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से चले गए। इस मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोप है कि वार्ड पार्षद के इशारे पर ही हंगामा शुरू हुआ।